हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पर। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है हमारा केमिस्ट्री के अध्याय 2 का, यानी लेसन 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। ठीक है, तो सारे बच्चे अंत तक बने रहेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स और प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी न्यू है बच्चे, इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है। और जिन बच्चों ने हमारे लर्निंग ऐप को अभी तक ड्रीम क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करा है, वो जरूर जाकर कर लें। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आज का हमारा जो पहला टॉपिक है और पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH, ठीक है, 2 ग्राम NaOH घुले हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले हैं, तो विलियन की मोलरता क्या होगी। ये देखिए 2015 में पूछा गया प्रश्न, काफी अच्छा है। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं कि जब किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हो तो उसकी विलियन की मोलरता क्या होगी, 0.25 होगी। ठीक है, चलिए आप लोग हल करते हुए जाइएगा, जिन बच्चों को सॉल्यूशन करके बनाना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला टॉपिक है तो हम लोग ऐसे ही लेकर के चलेंगे इसको। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है इसमें HCl और H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में क्या होगा। ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2O यानी जल के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में क्या होगा। ये देखिए 2017 2014 दो बार ये पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर क्या होगा, 22.2% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, यानी कि HCl होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 22.2% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, तीसरा कह रहा है, देखिए परासरणी दाब बढ़ता है जब जब क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने 4 रहेगा, लेकिन आपको टिक क्या करना है, जब तापक्रम बढ़ता है। तो जब तापक्रम बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, आप परासरणी दाब भी बढ़ता है। क्लियर है, जब तापक्रम बढ़ता है तो परासरणी दाब भी क्या है, वो बढ़ता है। ये देखिए 2016 में ये पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। इसको आप लोग VVI कर दीजिएगा, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 55.55। ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, 55.55। तो सारे बच्चे अच्छे से नोट्स करते जाएंगे, इसको नोट बनाते जाएंगे। काफी ये काम देने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे बढ़ते हैं पांचवें टॉपिक पे। पांचवा कह रहा है हमारा कि विलयन जिनमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं उसे क्या कहते हैं। मतलब उस विलयन को क्या कहते हैं जिसमें परासरण दाब जो है समान ताप पर समान होते हैं, और उसे क्या कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा, समपरासारी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, समपरासारी कहलाते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। ठीक है, सारे बच्चे अंत तक बने रहेंगे वीडियो में, काफी अच्छा ये होने वाला टॉपिक है। छठा प्रश्न कह रहा है हमारा विलियन स्थिरांक R का मान कितना होता है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके सामने 4 ऑप्शन भी इसका रहेगा, तो आपको वहां पे बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं, राइट आंसर होगा 0.082 लीटर ATM के इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ये इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफी अच्छा अच्छा प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे हमें, क्योंकि यह अध्याय 2 काफी इंपॉर्टेंट है, विलियन। चलिए सातवें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सातवां हमारा कह रहा है कि उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए सबसे कम उत्तम विधि कौन सी है। सबसे उत्तम विधि मतलब सबसे अच्छी विधि कौन सी है, यानी कि उच्च अनुभार पदार्थ के अनुभार ज्ञात करने के लिए, निर्धारित करने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, परासरण दाब मापन विधि। ठीक है, क्या है, परासरण दाब मापन विधि सबसे क्या है, उत्तम विधि है। क्लियर है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, सारे बच्चे याद रखेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न हमारा कह रहा है कि 5 ग्राम ग्लूकोज ग्लूकोज या ग्लूकोज
20 ग्राम जल में घोला गया है तो विलयन की भार की प्रतिशतता कितनी होगी? क्या होगा इसका आंसर? 20%। ठीक है, याद रखेंगे सारे बच्चे, कितना होगा? 20%। आगे बढ़ते 9वें प्रश्न की ओर। 9वां कह रहा है कि विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण कौन सा होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा, तो अभी आपको याद रखना है कि विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण कौन सा होता है? क्वथनांक उन्नयन होता है, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर आपको ये दिख जाए तो ये वाला टिक कर देना है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के 10वें नंबर प्रश्न पे। 10वां नंबर देखिए कह रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है देखिए कि बर्फ में नमक मिला देने पर, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? राइट आंसर क्या होगा? हिमांक के अवनमन के कारण ऐसा हो पाता है। ठीक है, कैसे क्यों होता है? हिमांक के अवनमन के कारण। ये हमारा देखिए हेल्पलाइन नंबर है, आप हमें इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं स्टडी से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए 10 प्रश्न हमारा इसमें हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, काफी अच्छे अच्छे टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग 11वें टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में, ठीक है, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा या कितना होगा? 2011 में ये देखिए पूछा गया प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर क्या होगा? 0.5। इसका सांद्रण कितना होगा? 0.5 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 12वें नंबर की ओर। 12वां कह रहा है के आई के तनु घोल में HgCl2 डालने से दाब क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? बढ़ता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? इसका जो दाब है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न हमारा कह रहा है किस ताप पर, किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता? सॉरी, प्रश्न हमारा है कि इनमें से किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता? आपके सामने 4 ऑप्शन भी रहेंगे, तो उसके हिसाब से टिक करना है। यहाँ पे याद रखना है आपको कि ताप का प्रभाव जो है वो मोललता एवं मोल प्रभाज पर नहीं पड़ता है। ठीक है, मोललता एवं मोल प्रभाज पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 14वां नंबर हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा? किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा? ये ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.1 MbAcl2 का जो क्वथनांक जो है वो वायुमंडलीय दाब पर क्या होगा? सबसे उच्च होगा। क्लियर है? चलिए, थोड़ा सा ये केमिस्ट्री का टॉपिक है तो थोड़ा सा दिक्कत भी आ सकता है बहुत सारे बच्चे को। कई सारे बच्चे तो कह रहे थे कि सर बोर्ड पे पढ़ाइए, तो वो सुविधा भी जल्दी आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें टॉपिक की ओर। 15वां टॉपिक कह रहा है कि एक घोल जिसका परासरण दाब 300 K पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? 0.033 M होगा। ठीक है, इसका सांद्रण कितना होगा? 0.033 M होगा। आगे बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। 16वां नंबर प्रश्न भी काफी अच्छा है। कह रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए वॉन्ट हॉफ गुणांक का चरम मान क्या हो सकता है? ठीक है, इसका चरम मान जो है वो क्या हो सकता है? राइट आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 3 हो सकता है। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 17वां नंबर है। वो कह रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि 0.1 m आदर्श घोल का वॉन हॉफ गुणांक कितना होगा। ठीक है, 0.1 m। तो राइट आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए इसके राइट आंसर को जानते हैं। आंसर होगा इसका 0.1 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये सब बहुत ही यूनिक और छोटा छोटा प्रश्न है, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे सारे बच्चे। अगला कह रहा है यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसके समपरासारी होगा। ठीक है, यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसके समपरासारी होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, 0.1 m ग्लूकोज के। ठीक है, 0.1 m ग्लूकोज के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न भी देखिए बहुत ही अच्छा कह रहा है कि HCl एवं H2O, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं जल के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा, क्या होगा। तो क्या होगा इसमें, राइट आंसर 20.2% HCl होगा। ठीक है, ये 2017 में पूछा गया है। ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां हमारा कह रहा है कि तनु घोल का सहजात गुण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। राइट आंसर क्या होगा, घुल्ली के कणों की संख्या पर। ठीक है, घुल्ली के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते 21वें नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, तो सारे बच्चे अंत तक बने रहेंगे और अच्छे से नोट करते जाएंगे। काफी अच्छा प्रश्न इसमें है। ठीक है, देखिए 21वां प्रश्न कह रहा है कि यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है तो वॉन्ट हॉफ गुणांक कितना होगा। राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। 100% अगर विघटित होगा तो वॉन्ट हॉफ गुणांक कितना हो जाएगा, 2 होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए यहां से स्टार्ट हो रहा 22वें नंबर से। 22वां नंबर कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। बहुत ही सिंपल और यूनिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव रक्त का पीएच मान। तो याद रखेंगे सारे बच्चे 7.4 या 7.4 होता है। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है 23 नंबर कि समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है। समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है। तो क्या होगा, राइट आंसर 30 ATM होता है। ठीक है, 30 एटमोस्फियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 24वें नंबर की ओर। 24वां कह रहा है कि कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। कौन सी सांद्रण इकाई जो है वो ताप से स्वतंत्र होती है। राइट आंसर क्या होगा, मोललता। मोललता जो है, मोललता इकाई जो है ताप से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। आगे बढ़ते हैं 25वें नंबर की ओर। ठीक है, 25वां नंबर कह रहा है कि दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है क्या कहलाता है। दो द्रवों का एक मिश्रण जो है जो स्थिर संगठन पर उबलता है वह क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, एजोट्रॉप कहलाता है। ठीक है, एजोट्रॉप कहलाता है। क्लियर है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये जी। आगे बढ़ते हैं 26वें नंबर की ओर। ठीक है, 26वां नंबर कह रहा है कि आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं। ठीक है, आइसोटोनिक विलयन वे कहलाते हैं या वे हैं जिनके बराबर होते हैं। क्या होते हैं, परिसरिक बराबर होते हैं। परासरिक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वैसे विलयन क्या कहलाते हैं, आइसोटोनिक विलयन कहलाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। 27वां कह रहा है हमारा कि आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तो क्या होता है,
शून्य होता है। ठीक है, आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न ये भी है जी। आगे बढ़ते हैं 28वें नंबर की ओर। 28वां नंबर का आ रहा है 0.1 MbAnO2 का होल ट्वाइस जो है घोल का वॉन हॉफ गुणांक 2.74 है, तो विघटन स्तर कितना होगा? ये हमसे पूछा गया। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 87%, यानी 87% इसका क्या होगा? विघटन स्तर होगा। क्लियर है? ये भी देखिए अच्छा प्रश्न है, 2018 में ये पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 29वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है एक जलीय घोल का हिमांक जो है वो -0.186 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर KF इक्वल टू है यहाँ पे 1.86 और KB इक्वल टू जो है 0.512 है, तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा? ठीक है, ये हमारा प्रश्न है 29वां। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका जलीय घोल का क्वथनांक जो है 0.0512 होगा। ठीक है, 0.0512 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर। 30वां हमारा कह रहा है, देखिए 30वां कह रहा है कि H3PO4 के 1 m विलियन की नॉर्मलता क्या होगी? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 3.0 N होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की ओर। उम्मीद है मुझे कि सारे बच्चों को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा इस वीडियो का। 31वां प्रश्न कह रहा है PV बराबर ST में S का मान कितना होता है? PV बराबर ST में S का मान कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? R के मान के क्या होता है? बराबर होता है। तो इस वीडियो में भी हम लोग और कुछ प्रश्नों को कवर करेंगे, मतलब हमारा ये चैप्टर जो है पूरा क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 32, यानी 32वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 32वां कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर क्या होता है? योगफल के परमाणु द्रव्यमान होता है। क्लियर है? चलिए 33वां प्रश्न देखिए, काफी अच्छा, इसको भी करिएगा जी, ये बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है। कह रहा है आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन कितना होता है? P0 माइनस PS बटे P0 होता है। ठीक है, और ये भी देखिए हाईलाइटेड और VBI प्रश्न है, इसको भी कर लीजिएगा VBI, कि राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम क्या है? तो P बराबर KHX है। ठीक है, 33वां और 34वां नंबर काफी अच्छा है, याद रखेंगे सारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं 35वें नंबर की ओर। ठीक है, 35वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी घोल का परासरण दाब का संबंध दिया गया है, किस प्रकार से दर्शाया जाता है? ये हमसे पूछा गया। तो राइट आंसर क्या होगा? पाई बटा C बराबर ST के द्वारा यह दर्शाया जाता है। किसी घोल का परासरण दाब का संबंध किससे दर्शाया जाता है? पाई बटा C बराबर ST से। आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की ओर। 36वां कह रहा है कि कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? राइट आंसर क्या होगा? बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म जो है वो क्या करता है? राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की ओर। 37वां नंबर कह रहा है हमारा कि विलयन में विलेय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? विलयन में विलेय की मोललता जो है वो किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? राइट आंसर क्या होगा? मोल किलोग्राम इनवर्स विलायक में। ठीक है, मोल किलोग्राम इनवर्स विलायक में वह व्यक्त की जाती है। चलिए अब 2-3 प्रश्न और हमारा इस टॉपिक में बच गया, तो हमारा ये चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 38वां नंबर, कह रहा है कि 0.1 m यूरिया विलयन और समान ताप पर निम्न विलयन संपरासारी है। फिर से पढ़ रहे, देखिए 0.1 m यूरिया विलयन
और समान ताप पर निम्न विलयन समपरासारी हैं। राइट आंसर क्या होगा? 0.1 m C6H12O6 के। ठीक है, ये था इसका राइट आंसर। यह ग्लूकोज का सूत्र है जी, जिन बच्चों को नहीं मालूम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 39वें नंबर प्रश्न की ओर। 39वां कह रहा है कि 3 लीटर 3MnACl के मोलों की संख्या क्या होगी? तो मोलों की संख्या निकालना हमने बता दिया था पीछे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? 9 होगा। इसका निकाल कर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 40वें और इस टॉपिक के लास्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, तो हमारा ये सेशन समाप्त हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला इस चैप्टर का। कह रहा है कि 10 लीटर दशांश मोलर M/10 घोल के लिए तुल्य की मात्रा क्या होगी? ये है हमारा आज का लास्ट प्रश्न। तो चलिए इसके आंसर को जानते हैं। 1.0 मोल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन इतना तक ही। सारे बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिखेंगे कि उन्हें ये सेशन कैसा लगा, और भी इसी तरह के वीडियोस और अच्छे अच्छे टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो थैंक यू।